हेलो फ्रेंड, क्विक एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में चैप्टर भूगोल में, भारत के भूगोल में चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार, पहला ही चैप्टर है। फ्रेंड, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वह एसएससी हो, बीपीएससी टीचर हो, बिहार पुलिस, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसको डिटेल्स में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, आज का पहला प्रश्न, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आइए इससे पहले हम आपको पूरा डिटेल्स बता देते हैं, उसके बाद आप आंसर अपने ही लगा सकते हैं। तो आइए इसको डिटेल्स में हम बताते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि क्या है, यह है भारत। ये क्या है, भारत। एक मिनट, भारत का नक्शा बना लेते हैं। भारत का नक्शा बना लेते हैं, उसके बाद आपको हम पूरा बारीकी से समझाते हैं। तो आइए देखिए, समझने के लिए मान लीजिए कि क्या है, भारत है। भारत में चारों दिशा में अलग अलग, जैसे देखिए चारों स्थान पर, ये भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया, यह पूर्वी बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिमी बिंदु हो गया, और यह दक्षिणी उत्तरी बिंदु हो गया। सबसे पहले दिशा का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, नीचे दक्षिण दिशा होता है, इधर पूर्व दिशा होता है, इधर पश्चिम दिशा होता है। तो देखिए भारत में भी चार अलग अलग बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु। तो वही चारों आपको हम डिटेल्स में समझा देते हैं, फिर आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पूर्वी बिंदु यह कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम है किबीथु। क्या नाम है, किबीथु, किबीथु। सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है किबीथु। सबसे पश्चिमी बिंदु जो गुजरात राज्य में है, कौन सा राज्य है, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में सबसे पूर्वी बिंदु है, जिसका नाम है गौड़ माता। क्या नाम है, गौड़ माता। वैसे ही सबसे नीचे कौन सा दिशा है, दक्षिण दिशा। तो नीचे सबसे भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, उसका नाम है केप कमोरिन। केप कमोरिन। इसी का दूसरा नाम है, जो आप लोग जानते होइएगा, कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है। और वैसे ही भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। तो फ्रेंड, आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि जैसे भारत का चारों बिंदु अगर पूछे, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा, गौड़ माता, गुजरात। सबसे पूर्वी बिंदु किबीथु किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, लद्दाख, किस राज्य में है, लद्दाख में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। वैसे ही अगर पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो हो जाएगा केप कमोरिन या कन्याकुमारी, दोनों में से कोई एक। उसी का दूसरा नाम है कन्याकुमारी। फ्रेंड, यहाँ एक और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है जो समझना अति आवश्यक है। जैसे पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, हमारा दो द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर है लक्षद्वीप। तो एक ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, 2004 में सुनामी में डूब गया था। 2004 में सुनामी में डूब गया था। तो अगर प्रश्न पूछेगा, देखिए यहाँ समझिए, प्रश्न पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। अगर पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि भारत का यही ना है,
इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कमोरिन हो जाएगा। लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से और कहता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो क्या हो जाता है बताएं अभी कि मुख्य भूमि का पूछे तो केप कमोरिन कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन दक्षिणतम बिंदु कर है तो यहाँ हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो ऑप्शन नंबर 4 में। अगर मुख्य भूमि का यहाँ मुख्य भूमि दिया रहता तो हो जाता कन्याकुमारी, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के मात्र 8 राज्यों से ही होकर गुजरता है, मात्र 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो 8 राज्य याद कर लेंगे तो बाकी 21 राज्य से नहीं गुजरता है। तो 21 राज्य याद करना आसान है कि 8 राज्य याद करना आसान है, तो 8 राज्य याद करना आसान है, इसलिए 8 राज्य को ही याद कर लीजिए। बाकी जो ऑप्शन में 8 को छोड़कर जो ऑप्शन में रहेगा उसको काट दीजिएगा, वही उसका आंसर होगा। तो आइए इसको बताते हैं आपको। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा को ही 23.5 डिग्री कर्क रेखा को ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके नीचे प्रायद्वीपीय भारत है, इसके ऊपर मुख्य भारत। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। 8 राज्यों से होकर गुजरता है, लेकिन वो कौन कौन सा राज्य है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहला गुजरात, क्या होगा? गुजरात। दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। चौथा है छत्तीसगढ़। पांचवा है झारखंड, झारखंड। छठा है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। सातवां त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। MIZ। तो इतना ही 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है भारत के। ये भारत है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और एक प्रश्न और ध्यान रखना है कि भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो कर्क रेखा ही भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो राज्य कौन कौन सा है? वो राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस 8 को याद रखना है। बाकी जो जिस राज्य से होकर नहीं गुजरता वो ऑप्शन में रहेगा, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, और 2 प्रश्न और याद रखना है कि सबसे अधिक कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है और सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? राज्य है। ये क्या है? राज्य है। तो किस राज्य में कर्क रेखा सबसे लंबा दूरी तय करती है और किस राज्य में कर्क रेखा सबसे कम दूरी तय करती है। तो इसके लिए आंसर होगा सबसे कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है, तो राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो आइए हम देखते हैं कर्क रेखा भारत के निम्न में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो बताएं कि त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है। बताएं उड़ीसा से गुजरती है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। 8 राज्य याद रखना है, बाकी ऑप्शन में जो जिससे नहीं गुजरता हुआ 8 राज्य याद रहने के बाद अपने आप आंसर टिक कर पाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है। अब देखिए भारत, ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी को बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा काटती है? बीचों बीच से होकर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहते हैं और नीचे वाला हिस्सा क्या कहते हैं? सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऊपर कौन सा दिशा होता है? उत्तर। और नीचे कौन सा दिशा होता है? दक्षिण। इधर कौन सा दिशा होता है? पश्चिम। और इधर
पूर्व दिशा होता है। तो भारत को दो गोलार्ध, ऊपर वाले आधा हिस्सा को क्या कहते हैं? गोलार्ध। तो इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला आधा हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही अगर बीचों बीच से इसको अगर बीचों बीच से दो भागों में बांटते तो इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? इधर वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध, इधर क्या हो जाएगा? और इधर पश्चिमी गोलार्ध। तो देखिए भारत का स्थिति कहाँ है? भारत का स्थिति यहाँ पर है। भारत का स्थिति कहाँ है? भारत यहाँ पर स्थित है। कहाँ पे? यहाँ पे स्थित है। तो बताइए ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध, और इधर वाला पूर्वी गोलार्ध। तो ये दोनों बीच में है, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा? बताइए उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा दिशा होगा? इसको कौन सा दिशा कहेंगे? उत्तर और पूर्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्योंकि देखिए ये ऊपर उत्तर हो गया और इधर पूर्व, इसके बीच वाला हिस्सा को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी। तो भारत हमारा यहीं पर नहीं स्थित है, इसको उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है भारतीय मानक यमोत्तर निम्न में किस स्थान से होकर गुजरती है? अब देखिए जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वैसे ही यमोत्तर मतलब भारतीय मानक समय रेखा, इसको क्या कहते हैं? टाइम रेखा भी कह सकते हैं, टाइम लाइन या समय रेखा या मानक समय रेखा। कर्क रेखा जैसे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, वैसे ही मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे गुजरता है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। जैसे ये भारत हो गया, तो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर एक रेखा गुजरती है जो भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला राज्य हो गया यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा एमपी मध्य प्रदेश, बीचों बीच से होकर गुजरती है। तीसरा आंध्र प्रदेश एपी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश। इस चौथा हो गया छत्तीसगढ़, और पांचवा हो गया ओडिशा। क्या हो गया? ओडिशा, पांचवा हो गया ओडिशा। तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ और ओडिशा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से और भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से। अब देखिए और एक फैक्ट समझना है कि मानक समय रेखा हमारे जो देशांतर, मान लीजिए कि क्या है? पृथ्वी। तो ऐसे वाले लाइन को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, और ऐसे वाले लाइन को देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो एक ऐसे भारतीय मानक समय रेखा ऐसे ही तो खींचा गया है, देशांतर। तो यह इसको क्या कह सकते हैं और क्या कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि यह पूर्व की तरफ है। किधर है? पूर्व की तरफ है, इसलिए इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहा जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या भारतीय मानक समय रेखा वही उसी रेखा को कहते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग का भारत में टाइम को मापा जाता है। तो आइए प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है भारतीय मानक यमोत्तर निम्न में किस स्थान से होकर गुजरती है? किस स्थान से होकर गुजरती है? अब यहाँ एक और प्रश्न समझना है। जैसे राज्य पूछेगा तो राज्य 5 हो गया, और किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से। नैनी, इलाहाबाद के नैनी, वहीं पे एक स्थान पड़ता है मिर्ज़ापुर। तो इलाहाबाद के नैनी की तरफ एक स्थान पड़ता है, नैनी के पास ही मिर्ज़ापुर। तो आंसर क्या होगा? नैनी नहीं रहने के बाद आंसर को मिर्ज़ापुर मानेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका मिर्ज़ापुर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को, आशा कर रहे हैं कि आप लोग को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा।
इसका आंसर होगा। आइए बताते हैं 5.5 घंटा कैसे आ गया। बताए हैं कि हमारा मानक समय रेखा क्या माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी ईस्ट देशांतर, मतलब पूर्वी देशांतर। अब यहाँ समझिए 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है। कितने मिनट लगता है? 4 मिनट। आइए आपको हम समझा देते हैं कि 5.5 घंटा आगे कैसे है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितने मिनट लगता है? 4 मिनट। तो 82 डिग्री पार करने में कितना लगेगा? गुना कीजिए इसको, तो इसका पूर्णांक तुलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 8 दूना 16, तो 164 आया 165/2। अब बताइए 1 डिग्री पार करने में इसको कितने मिनट लग रहा है? 4 मिनट। तो 165/2 डिग्री पार करने में कितने मिनट लगेगा? तो इसको 4 से गुना कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 2 से 2 बार में कट गया, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 की 0, 16 दूना 32, 33, 330 मिनट लग रहा है। 330 मिनट को अगर हम घंटा में बदलें तो इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 30 बच गया 3, मतलब 3 6 × 30 तो 5 घंटा हो गया, और ये 3 बच गया, मतलब 30 मिनट बच गया, क्योंकि इसको घंटा में बदल रहे हैं। तो ये कितना हो गया? 5 घंटा 30 मिनट। तो भारतीय मानक समय रेखा कितने घंटा से आगे है? ग्रीनविच से कितने घंटा से आगे है? तो 5.5 घंटा। आंसर क्या होगा? 5.5 घंटा। और प्रश्न है, अगर पूछ दे कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच समय का कितना अंतर है? तो 2 घंटा होगा। कितना होगा? 2 घंटा। और डिग्री में पूछे थे तो 30 डिग्री, क्योंकि जब 30 डिग्री को हम घंटा में बदलेंगे तो 2 घंटा आएगा, क्योंकि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री पार करने में 120 मिनट। 120 मिनट में कितना घंटा होता है? 2। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में समय में 2 घंटा का अंतर कैसे है? ये क्या है? गुजरात है, यह है अरुणाचल प्रदेश। मान लीजिए कि यहाँ सूर्य निकला होगा, ठीक है, तो देशांतर को पार करते 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 यहाँ तक आएगा। तो एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट लगता है? 4 मिनट। तो यहाँ जब देशांतर को पार करते करते आएगा तब तक क्या हो जाएगा? 2 घंटा का समय लग जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ सूर्योदय अगर यहाँ 5 बजे हुआ है, मतलब सूर्योदय यहाँ सुबह 5 बजे सूर्य दिखाई दिया है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में कब दिखाई देगा? 7 बजे, 2 घंटा बाद। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का अंतर कितना घंटा का है? 2 घंटा का। कितना घंटा का? 2 घंटा का। और डिग्री में पूछे तो 30 डिग्री का। जब उसी डिग्री को हम घंटा में बदलते हैं तो 2 घंटा आता है। तो कितना इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य समय से आगे है तो 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिएगा। इस पर संपूर्ण विषय पढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का संपूर्ण विषय बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, रेड क्लिप रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? आइए एक बार रेखा के बारे में पूरा समझ लेते हैं। जैसे फ्रेंड भारत हो गया, ठीक है, समझने के लिए मान लीजिए कि ये भारत अच्छा स्टाइलिश नहीं होने के कारण अच्छा नहीं बन पा रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमको समझना है। जैसे ये भारत हो गया, तो जानते हैं हम लोग कि ये भारत के बगल में कौन सा देश है? यहाँ पाकिस्तान है। यहाँ कौन सा है? अफगानिस्तान। और इधर चीन। यहाँ पे कौन है? नेपाल। इधर क्या है? म्यांमार। और इधर बांग्लादेश। इधर क्या है? बांग्लादेश। तो साथियों, जैसे भारत और पाकिस्तान, ये क्या हो गया? पाकिस्तान और ये भारत, ये दोनों के बीच में जो रेखा है, जो लाइन है, जो बॉर्डर है, वही क्या कहलाता है? उसकी सीमा रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेड क्लिप रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत प्लस
पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है, उसका क्या नाम है? सीमा रेखा समझ गया कि दो देशों के बीच जो बॉर्डर होता है उसी को सीमा रेखा। तो भारत और इंडिया प्लस पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। वैसे ही भारत और इंडिया प्लस चीन, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। वैसे ही भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम था, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम था डूरन रेखा। लेकिन बाद में जैसे देखिए समझिए इसको, ये क्या है? भारत है। तो जैसे साथी आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान पहले कहाँ था? भारत में था। लेकिन जब पाकिस्तान भारत में था उससे पहले क्या था? ये क्या था? ये अफगानिस्तान था। ठीक है, ये वाला एरिया क्या है? अफगानिस्तान है, पूरा अफगानिस्तान है। पाकिस्तान पहले भारत में था। ये वाला क्या था? ये वाला एरिया, ये वाला नहीं था क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत में था। तो भारत और अफगानिस्तान, ये वाला जो सीमा रेखा था भारत और अफगानिस्तान के बीच में, इसी का नाम था डूरन रेखा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो ये वाला एरिया हो गया पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। तो इसकी बीच की सीमा रेखा जो पहले भारत और बीच की थी और किसके बीच हो गया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो इसी का नाम है डूरन रेखा। तो पूछेगा क्वेश्चन कि प्रारंभ में डूरन रेखा किन दो देशों के बीच थी? तो भारत और अफगानिस्तान। और वर्तमान में डूरन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग चला गया, इसलिए अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो बताए हैं रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या बताए हैं? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। और भारत और बांग्लादेश के बीच को शून्य रेखा या 0 डिग्री लाइन कहते हैं। फ्रेंड, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो फ्रेंड अगर आप इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्विक एग्जाम एकेडमी। या आप इस स्कैनर को स्कैन करके वहां तक जाकर ज्वाइन कर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।